यूट्यूब चैनल में हमारा जो सेक्शन रहता है वो आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न का रहता है, जिसमें हम डेली 10 प्रश्नों को विस्तार के साथ देखते हैं। प्रश्न शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यूपीएसआई महासंग्राम 2021 नोट्स जो कि यूपीएसआई सिलेबस पर आधारित है, यह नोट्स मात्र आपको 149 रुपये में दिया जा रहा है। सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं सभी कवर किए गए हैं। लगभग 250 पीडीएफ का संग्रह जो कि टॉपिक टू टॉपिक है, जैसे सामान्य हिंदी, मूल विधि, सामान्य अध्ययन यानी कि संपूर्ण जीएस, उत्तर प्रदेश विशेष, गणित, तर्क परीक्षण यानी कि कंप्यूटर, प्रमुख रीजनिंग और जो प्रमुख संस्था जैसे कई महत्वपूर्ण टॉपिक कवर किए गए हैं। नोट्स प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इसी नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला है कि निम्न में से कौन सी साहित्यिक कृति कृष्णदेव राय ने लिखी थी। ऑप्शन है कथा, शीर्षथागा, कवि राजमार्गा, उषा परिणायम या फिर अमुक्ति मल्यद। आपको बता दें कि जो कृति है जो कि कृष्णदेव ने लिखी थी वह लिखी थी अमुक्ति। अमुक्ति कृति ही कृष्णदेव राय ने लिखी थी। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं। कृष्णदेव के शासन को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। जो कृष्णदेव राय का जो शासन था इसे तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। इसके राज दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे। कितने? 8। क्या थे यह? तो ये तेलुगु भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है। अक्सर क्वेश्चन यह भी रहता है कि अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते, तो किसके दरबार में? कृष्ण राय के दरबार में। कितने थे? यह 8 थे, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अष्टदिग्गज। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में मुक्ति माल्यद एवं संस्कृत में जम्बवती कल्याणम की रचना की। किस किस की थी? एक तो मुक्त की और दूसरी जम्बवती, इन दोनों की रचना की। उन्हें आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधियां प्राप्त है, जो कि यह बाबर के समकालीन थे। कौन? जो कृष्णदेव राय थे यह बाबर के समकालीन थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाला राजपूत राजा था। ऑप्शन है आपके पास राणा सांगा, रुद्रदेव, उदय सिंह या फिर राणा प्रताप सिंह। आपको बता दें कि जब खानवा के युद्ध हुआ था उसमें जो बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाला जो राजपूत थे वह कौन थे? तो वह थे राणा सागा। कौन थे? राणा सागा। आपको याद रखना है, जो कि बाबर द्वारा पराजित हुए थे। कौन से युद्ध में? खानवा के युद्ध में। आइए देखते हैं। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में मुगल शासक के बाबर एवं मेवाड़ के राजा राणा सांगा के मध्य हुआ था। मुगल शासक जो कि बाबर थे और मेवाड़ के राजा जो कि राणा सांगा थे, इन दोनों के मध्य हुआ था। कब हुआ था? 1527 में, 17 मार्च। इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा लगाया था। जिहाद का नारा कौन से युद्ध में लगाया था? तो खानवा के युद्ध में लगाया था। किसने? तो बाबर के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उस मराठा राजा का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा। यानी कि सीधा सिंपल सा है कि औरंगजेब से किसने लड़ाई की थी। ऑप्शन है आपके पास शाहजी भोसले, बाजीराव द्वितीय, शिवाजी या फिर साहू। आपको बता दें इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिवाजी। आप सभी जानते हैं कि शिवाजी कौन थे? मराठा थे जिन्होंने औरंगजेब से बहादुरी से लड़ाई की थी। आइए देखते हैं। वही है कि शिवाजी औरंगजेब ने बहादुरी के साथ लड़े थे। 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने कछवाह राजा जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा था। किसे भेजा था? कछवाह को। किसके विरुद्ध भेजा था? शिवाजी के विरुद्ध भेजा था, जिसने शिवाजी को पराजित कर पोरबंदर की संधि 1665 ईस्वी क्या किया था? करने के बाध्य किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आप सभी को पता ही होगा। राज्य और उनकी राजधानी देखना हैगा। नागालैंड की क्या शिलोंग है? झारखंड की क्या रांची है? उत्तरांचल की क्या नैनीताल है? छत्तीसगढ़ की क्या बिलासपुर है? हमसे पूछा गया है सही जोड़ा कौन सा है, यानी कि इसमें से एक ही ऑप्शन होगा आपका, या तो फिर सही होंगे सारे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो झारखंड है उसकी राजधानी तो रांची है,
फिर इनकी क्या होगी, आइए देखते हैं। जैसा कि देखेंगे नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा। झारखंड की राजधानी रांची, हमने अभी ही देखा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपके पास जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर हिमाचल प्रदेश। आपको बता दें कि जो जवाहर टनल है, जो कि क्या कहा जाता है, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल, यह किस राज्य में है, तो आपको बता दें कि यह है महाराष्ट्र में स्थित है। आइए देखते हैं। भारत की सड़क मार्ग की तत्कालीन सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग थी। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य ने बनिहाल दर्रा में स्थित है। कहाँ पर है यह, जम्मू कश्मीर का बनिहाल दर्रा है, वहाँ पर स्थित है। बनिहाल दर्रे से होकर ही जम्मू कश्मीर मार्ग गुजरता है। वर्तमान में रोहतांग सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है। उल्लेखनीय है कि चेनानी जो नासरी सुरंग है, उसके उद्घाटन होने के बाद भारत की सबसे लंबी सड़क क्या है, यह सुरंग होगी। कौन सी होगी, चेनानी नासरी सुरंग। अगला क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी इनकी पर्वतीय श्रेणियां यानी कि पर्वतमालाओं के बीच स्थित है। कुल्लू घाटी कहाँ पर, किसके पर्वतीय श्रेणियों के बीच में स्थित है, ऐसा पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास लद्दाख और पीर पंजाल, निचला हिमाचल और जो शिवालिक है, धौलाधार और पीर पंजाल, रणज्योति और नंगा पर्वत। आपको बता दें कि जो कुल्लू घाटी है, कौन सी, कुल्लू घाटी, यह धौलाधार और पीर पंजाल की जो पर्वत श्रेणियां हैं, इनके बीच में स्थित है। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए देखते हैं। कुल्लू की घाटी को पृथ्वी पर देवताओं की घाटी की क्या दिया गया है, उपमा दी गई है। आपको याद रखना है कि जो कुल्लू की घाटी है, इसे देवताओं की घाटी भी कहा जाता है। यह धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में व्यास नदी के सहारे विस्तृत है। ठीक है, कौन सी कुल्लू घाटी, आपको सब पता है कुल्लू जिले में है, परंतु कौन सी नदी पर अक्सर यह भी रहता है, तो यह व्यास नदी पे, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनाईमुड़ी शिखर कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपके पास सह्याद्री, पूर्वी घाटी, नीलगिरी पहाड़ी या फिर पालनी पहाड़ियाँ। आपको बता दें कि जो अनाईमुड़ी शिखर है, यह सह्याद्री में स्थित है। आइए देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत तथा दक्षिणी भारत के उच्चतम पर्वत चोटी अनाईमुड़ी है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 2695 मीटर। यह नीलगिरी के दक्षिण में अन्नमलाई जो पहाड़ी है उसमें स्थित है। डोडा बेट्टा ऐसी दूसरी ऊंची चोटी है। डोडा बेट्टा कौन सी है, दूसरी है, परंतु पहली कौन सी है, पहली अनाईमुड़ी। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है अब डोडा बेट्टा की, तो इसकी जो ऊंचाई है वह है 2637। ठीक है, यह नीलगिरी की पहाड़ियों में ही स्थित है। पश्चिम घाट में सह्याद्री भी कहा जाता है। जो इसका पश्चिम घाट है उसे सह्याद्री भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोपान कृषि कहाँ की जाती है। ऑप्शन आपके पास पहाड़ों के ढलान पर, शुष्क क्षेत्रों में, छतों पर या फिर पहाड़ों की चोटी पर। ठीक है, अब देखो आपको बता दें कि जो सोपान कृषि है यह की जाती है पहाड़ों की जो ढलान होती है ना, मतलब पहाड़ रहते हैं उसमें जब ढलान जो होती है, आप सभी को पता होगा ढलान, तो वहाँ पर की जाती है। कौन सी, सोपान की कृषि। आइए देखते हैं। पृथ्वी पर मानव जीवन को सुरक्षित रखने के लिए मृदा अपरदन को रोकना अति आवश्यक है। पहाड़ों के ढलान पर मृदा अपरदन को रोकने हेतु सीढ़ीदार अथवा सोपानी कृषि की जाती है। आप सभी जानते हैं कि कृषि करने के लिए बिल्कुल फ्लैट जगह चाहिए होती है, परंतु जो सोपान की खेती है यह ढलान में हो सकती है। इसलिए क्या आएगा, ताकि मृदा अपरदन नहीं हो, इस वजह से क्या किया आएगा, इसे रोकने के लिए सीढ़ीदार अथवा यानी कि सोपान कृषि की जाती है। यानी कि पहाड़ों पर जो पहाड़े हैं उस ढलान में ही खेती कर लेते हैं, उसे क्या कहा जाता है, सोपान कृषि। अगला क्वेश्चन है, गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निम्नतम दाब रहता है। ऑप्शन आपके पास कच्छ का रण, राजस्थान, पश्चिमोत्तर भारत या फिर मेघालय। आपको बता दें कि जब गर्म शुष्क मौसम होता है ना, उस दौरान
पश्चिमोत्तर जो भारत होता है इसमें क्या होता है कि इस महाद्वीप उपमहाद्वीप पर क्या होता है कि न्यूनतम दाब बढ़ता है। क्या होता है? न्यूनतम दाब बढ़ता है। आइए देखते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 21 मार्च के बाद जब सूर्य उत्तरायण होता है तो उत्तरी भारत में क्या होता है, गर्मी बढ़ने लगती है। ठीक है, किसके बाद? 21 मार्च के बाद। तो कि तब क्या होता है, जब सूर्य उत्तरायण होता है, मध्य जून आते आते गर्मी बेहद बढ़ जाती है एवं पश्चिमोत्तर भारत तथा पाकिस्तान निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। जो पश्चिमोत्तर है और भारत तथा जो पाकिस्तान है इसमें निम्न दाब का क्षेत्र हो जाता है। ये निम्न दाब इतने शक्तिशाली होते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध के जो व्यापक पवनें होती है उसमें विषुवत रेखा पार कर और इसे आकर्षित हो जाती है। क्या होती है? जब इसे विषुवत रेखा पार करती है तो इसे क्या करती है और आकर्षित करती है एवं दक्षिणी पूर्वी जो मानसून होती है इसमें पवनों के रूप में अवतरी पवन तंत्र का अंग बन जाती है। उसमें क्या करती है, यह जो आवती पवन होती है उन तंत्रों का अंग बन जाती है। इसी प्रकार मानसून का प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ऑप्शन है आपके पास तापमान, आर्द्रता, पवन या फिर वृष्टि। आपको बता दें कि जो मौसम को सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो कि दुष्प्रभावित करने वाला वह है वृष्टि। वृष्टि एक ऐसा है जो कि भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। आइए देखते हैं। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व वृष्टि है। भारतीय कृषि में वर्षा का जो महत्व है उसके कारण ही इसे मानसून का जुआ कहा जाता है। यानी कि कोई मौसम फिक्स नहीं होता है, किसी साल अत्यधिक गर्मी होती है, कभी अत्यधिक बारिश होती है, कभी अत्यधिक ठंड होती है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है कि मानसून का जुआ कहा जाता है। किसे? भारतीय वर्षा में जो कृषि में वर्षा होती है उसे। अगर किसी भी प्रश्न में कोई भी डिफ़िकल्टी आई हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं हमारी अगली क्लास में।